ठीक है। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विष्णु। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर। टॉपिक चल रहा है हमारा, हमने 2 टॉपिक ख़त्म कर लिए थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आज जो अगला टॉपिक है उसका नाम है ओस्मोटिक प्रेशर, है ना। ओस्मोटिक प्रेशर, अब ध्यान से समझना। हमारे पास क्या है, 2 कंटेनर है, दोनों कंटेनर जो है आपस में कनेक्टेड है, लेकिन बीच में जो है एक मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है। दोनों में, एक में क्या है, सॉल्वेंट है मतलब पानी है, और एक में नमक मिला या चीनी मिली है, कुछ ना कुछ मिला हुआ है। अरे बात समझ में। दिक्कत क्या है, जिसमें नमक मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, उसमें 100% मॉलिक्यूल पानी के नहीं होंगे, 100% मॉलिक्यूल पानी के नहीं होंगे। लेकिन जहाँ सॉल्वेंट है वहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे, पानी के मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पर। तो आपको पता है सरफेस पर प्रेशर किस तरफ ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा कि सॉल्यूशन की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे वाटर के। तो वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ ज़्यादा है, सॉल्वेंट की तरफ है, सॉल्वेंट पे प्रेशर ज़्यादा है, तो ये प्रेशर ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, ज़्यादा, तो ये प्रेशर क्या लगाएगा, कम लगाएगा। अरे बस समझ लो। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखोगे, अगर दोनों में हमने एक मान लो प्लेट से हमने ढक दिया ऐसे, ठीक है, हमने दोनों पे क्या कर दिया, दोनों को ढक दिया, दोनों पे ऊपर से प्रेशर लगा दिया। अरे बात समझ लो, दोनों पे हमने क्या कर दिया, ऊपर से हमने प्रेशर लगा दिया। यहाँ पानी है, यहाँ नमक वाला पानी है, ऐसे समझ लो, और दोनों पे इक्वल प्रेशर लगा दिया। तो जब इक्वल प्रेशर लगाएंगे तो ऐसा हो सकता है, या तो ये जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, या सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा सॉल्वेंट की तरफ। दिक्कत क्या है कि जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से खाली पानी फ्लो हो सकता है, नमक फ्लो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाने पे क्या होगा, जिस तरफ ज्यादा पानी होगा जिस तरफ ज्यादा पानी होगा। अच्छा एक चीज सुनो, मान लो यहाँ पे 100 ml पानी है, कितना है, 100 ml वाटर। यहाँ पे क्या है, 90 ml वाटर है, और 10 ml या 10 ग्राम क्या है आपकी नमक है, चीनी है, जो भी है। तो पानी किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर कम है, ठीक है। तो जब प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाने पे चीज कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी, यानी कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ पानी फ्लो होगा। यानी जो पानी एकदम प्योर है वो प्योर वाटर किधर मिक्स हो जाएगा, नमक वाले पानी में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि नमक तो इधर मूव कर ही नहीं सकता। आप बोलोगे सर इधर का पानी उधर नहीं जा सकता, उधर जा सकता है अगर इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो। तो 90 है, 90 है, और इधर 100, तो 90 वाला 100 की तरफ जाएगा कि 100 वाला 90 की तरफ आएगा, 100 वाला 90 की तरफ आएगा ना। यानी जहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है वो ज्यादा से कम की ओर आएगा। तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रेशर है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे, ताकि ये जो पानी इधर मूव कर रहा है वो रुक जाए। क्या हो जाए, रुक जाए। तो आपको एक इक्वेशन पता होगी, PB बराबर nRT, ऐसा पता है आपको, है ना, PB बराबर nRT।
तो P मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर का नाम रख दिया हमने पाई, पाई मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, पाई एक प्रेशर है, ठीक है, ऐसा मत समझना कुछ और। नंबर ऑफ मोल इंटू में आर इंटू में टी, नंबर ऑफ मोल किसके, नमक, जो भी है। तो प्रेशर कितना निकल के आएगा आपका, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इंटू में आर इंटू में टी। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन। यानी कि ये वो प्रेशर है जो कि आपको लगाना पड़ेगा ताकि फ्लो ऑफ लिक्विड रुक जाए। यानी कि ये जो पानी फ्लो हो रहा है बेवजह सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, प्योर वाटर है, हमारा प्योर वाटर है, वो प्योर वाटर अपने आप ही फ्लो होके नमक में मिल रहा है। तो उसके फ्लो को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, और उसी प्रेशर को कहेंगे ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा, इसको स्टॉप करेगा। किसको स्टॉप करेगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट हो रही है उसको रोकेगा। और ओस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, ओस्मोसिस का मतलब होता है फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं ओस्मोसिस। ठीक है, 9th 10th में हमने पढ़ा होगा ओस्मोसिस, इसी को कहते हैं। पत्तियों में आपने देखा होगा, सुबह सुबह आप किसी वन में किसी गार्डन में टहलने जाओगे, पत्तों पे पानी आ जाता है, वो किस वजह से आता है, ओस्मोटिक की वजह से। क्योंकि हो सकता है कि पत्ते के अंदर पानी ज़्यादा था, वो ओस्मोसिस के थ्रू पानी बाहर रहा, तो उसे बोलेंगे ओस्मोसिस। आ रही बात समझ में, तो इसको बोलेंगे ओस्मोसिस। और भी कई सारे इसके वो हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल है, आप जेली को पानी के अंदर डालो, जेली फूल जाती है, छोटी छोटी जेली होती है, पानी के अंदर डालो फूल जाती है, इसका मतलब पानी उस जेली के अंदर चला गया। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप मीट वगैरह है या कोई अचार वगैरह फल वगैरह उसको नमक डाल देते हैं, तो उसमें से आप देखते हो कि जैसे जैसे खीरा है, खीरे को ऊपर नमक डालते हैं, खीरे में से पानी निकलने लग जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने नमक डाला तो खीरे के अंदर जो पानी था, नमक डाला तो उसने अपना पानी लूज कर दिया, पानी इधर दे दिया, नमक वाले हिस्से को उसने अपना पानी दे दिया, तो पानी ज़्यादा निकलने लग जाता है। आपने देखा होगा, ऐसा होता है। तरबूज में ऐसा होता है, तरबूज इसमें नमक छिड़क देते हैं तो पानी ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है। तो 3 तरीके के फिर सॉल्यूशन होते हैं। कौन सा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। कौन कौन सा हो गया, आइसोटोनिक मतलब कि अब ऐसा मान के चलो, मेरे ब्लड के अंदर 1% नमक है, ब्लड के अंदर 1% नमक है। अब अगर उसमें मैं ग्लूकोज चढ़ाऊंगा और ग्लूकोज में नमक है 2%, तो उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जिसमें सॉल्यूट की मात्रा सेल जो कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन है उससे भी ज्यादा है। ऐसे समझो, ये पानी है, इसके अंदर हमने एक किशमिश डाल दी, ये सेल है, इस सेल के अंदर कंसंट्रेशन पानी की है, नमक की है 0.1 या 1% है। कितनी है, 1%। और आपने क्या किया, इस पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया 2%, यानी सेल से भी ज्यादा कंसंट्रेशन है। इस सेल के अंदर नमक की कंसंट्रेशन है 0.1% और इस पानी के अंदर नमक की कंसंट्रेशन है 2%। इसका मतलब यह हुआ कि फिर ये जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। कैसे, अपना पानी क्या होता है, ओस्मोसिस क्या कहता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। 2% नमक है, इसका मतलब 98% पानी है, और 1% नमक है, मतलब 99% पानी है। तो पानी कहाँ जाता है, 1% वाले में पानी जाता है कि 2% वाले में पानी जाता है, 1% में पानी जाता है। तो पानी यहाँ से जाके यहाँ चला जाएगा, मतलब ये जो सेल है, सेल के अंदर से पानी निकलेगा और बाहर चला जाएगा, ये सेल सिकुड़ जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो अगर मैं ऐसा कोई ग्लूकोज डालूंगा तो सेल जो है श्रिंक हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ज़्यादा आपने मात्रा चढ़ा दी ग्लूकोज की, जिसमें ग्लूकोज 1% से भी ज़्यादा हुआ,
तो हमारे जो ब्लड की सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है, और जो सेल के अंदर जो लिक्विड है वो बाहर आने लग जाएगा। क्लियर हो गया। अब 1% हमारे ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन है सेल सॉल्ट की, लेकिन हमने जो ग्लूकोज चढ़ाया उसकी कंसंट्रेशन है 0.5, मतलब जितनी सेल के अंदर नमक की कंसंट्रेशन है उससे भी कम कंसंट्रेशन है, तो सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इनसाइड द सेल। जब सेल से भी कम हो, सेल से भी कम हो किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। अगर आपने ऐसे सॉल्यूशन को डाल दिया तो उसमें क्या हो जाएगी, सेल फूल जाएगी, क्योंकि फिर बाहर पानी ज्यादा होगा, सेल के अंदर पानी कम होगा। किशमिश का एग्जांपल ले लो, किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, उसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी आपको कंपेयर करना है सेल से और बाहर से। अगर बाहर पानी की मात्रा ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक, अंदर बाहर पानी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा है तो बाहर से अंदर चले जाएगा, हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक का मतलब है जब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा तो हाइपरटोनिक और बाहर कम है तो हाइपोटोनिक। सॉलिड की कंसंट्रेशन ऐसे समझ, और आइसो मतलब बराबर। तो कभी भी आप ग्लूकोज पे ध्यान देना, उसमें 0.9% लिखा होता है, 0.9% बाई वॉल्यूम। इसका मतलब है 1 लीटर में 9 ग्राम नमक घुला होता है, 9 ग्राम, वो 0.9% हो जाता है। अगर आप 1 लीटर में आपने 20 ग्राम नमक भी घुल दिया तो वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक क्या हो जाएगा, आपकी सेल श्रिंक हो जाएगी। जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं, मतलब नमक ज्यादा खाते हैं, पानी कम लेते हैं, आपने क्या किया, रात को क्या किया, खीरा लिया और उसमें नमक मिला के खा गए, सलाद ली उसमें नमक डाल के खा गए, रात को खा लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लिया। अब आपकी सेल क्या होगी, सेल श्रिंक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपने लिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें पानी की कंसंट्रेशन कम है, नमक की ज्यादा है। तो ज्यादा नमक होने की वजह से क्या होगा, आपकी सेल जो है अपना पानी रिलीज करेगी और सेल श्रिंक हो जाएगी, और वो पानी क्या इंटरसेलुलर स्पेस में फंस जाएगा और स्वेलिंग आ जाएगी। इसको कहते हैं पफनेस, ठीक है ना, स्वेलिंग आ जाएगी। इस स्वेलिंग के प्रोसेस में कभी कभी पफनेस आ जाती है, इसको एडेमा कहते हैं। द रिजल्टिंग स्वेलिंग इज कॉल्ड एडेमा। आगे बात समझ में, पफनेस आ जाएगी या स्वेलिंग आ जाएगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, और आइसोटोनिक का मतलब क्या है। अब एक और चीज समझो, मुझे अगर क्या करना है, पानी अगर यहाँ से रिलीज करना है, ठीक है, अगर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मुझे लिक्विड भेजना है, पानी भेजना है, तो क्या करूंगा, प्रेशर यहाँ पे और ज्यादा लगा दो, और जो ओस्मोटिक प्रेशर है उससे भी एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दो। यानी जो ओस्मोसिस हो रहा है, ओस्मोसिस का मतलब क्या, जहां पानी ज्यादा है, ज्यादा से कम की ओर उसको कहते हैं ओस्मोसिस। तो पानी ज्यादा यहाँ पर है, कम यहाँ पर है, तो दैट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। अब मैं कर रहा हूँ रिवर्स ओस्मोसिस, आरओ। तो आरओ में ये होता है कि आपका जो नमक वाला पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, उसमें से वो नमक रहने देता है और एकदम प्योर वाटर भेज देता है। तो आरओ का सिस्टम समझ में आया। यानी आरओ में वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है गंदे पानी पे, नमक वाले पानी पे वो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है, और एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन से पानी पास होता है, नमक रह जाता है और प्योर वाटर निकल जाता है। इसको कहते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। तो जो वो फिल्टर होता होगा उसके नमक लग जाता होगा, नमक इकट्ठा हो जाता है या गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जो भी आप कहो। नमक मतलब सॉल्ट, जरूरी है खाने वाला सॉल्ट, कोई सा भी सॉल्ट हो सकता है, या गंदगी ही हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये मतलब मिनरल्स छन जाते हैं उसमें से, ऐसा कहने का मतलब ये है। तो वो आर का मतलब ये, तो आर मतलब रिवर्स, ओ मतलब ओस्मोसिस, यानी जो प्रोसेस हो रहा है उसके अपोजिट हम कर रहे हैं रिवर्स ओस्मोसिस। समुद्र का पानी ले लिया आपने, उसमें आप रिवर्स, उसको आप क्या करो, प्रेशराइज करो और एक मेम्ब्रेन लगा दो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो। तो वो क्या करेगा, छान छान के आपके पानी को प्योर कर दो, पोर्टेबल वाटर बनाएगा, मतलब पीने लायक पानी। पर वो ज्यादा वो नहीं
मतलब बिल्कुल पीने लायक नहीं होगा। हाँ गंदगी तो रहेगी, लेकिन फिर भी मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि भाई नमक का पानी है तो उसको हम कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं कम से कम। तो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना समझ में आया नहीं आया? तो अब हमारे सारे प्रोसेस खत्म हो गए। कौन कौन से? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज उसका फॉर्मूला होगा CRT। बात समझ में आ गया? अब इसके अगला एक प्रोसेस है, बल्कि प्रोसेस नहीं है, एक तरीका मुझे जो समझाना है। ये चीज समझ में आया क्या है कहना चाह रहा हूँ? यस सर। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, एडिमा वगैरह ये चीज समझ में आ गई। रिवर्स ऑस्मोसिस से आपको समझ में आ गया। अब एक चीज सुनना ध्यान से, हुआ ये कि अगर आप नमक मिला दोगे, नमक फॉर एग्जांपल, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालो, तो आप क्या कहते हो? मोलैरिटी निकालते हो इनटू में। तो m का मतलब क्या है? मोलैरिटी। अब m किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल मास ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल किसके? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के। सॉल्यूट मान लो NaCl है, तो NaCl की तरह नहीं रहता ना, Na अलग हो जाता, Cl अलग हो जाता है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स फिर एक नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल है। Na जैसे मैंने क्या बोला था, मैंने कहा कि ये पानी है और पानी के अंदर चीनी का मॉलिक्यूल आ जाता है, तो वो तो मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा था। अब मॉलिक्यूल एक नहीं है, 2 हैं, तो 2 मॉलिक्यूल आ गए। कितने? 2 मॉलिक्यूल। तो जहां टेम्परेचर मेरा, मुझे बॉईल करने पर मुझे 5 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ रहा था, अब 5 नहीं देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा 10, क्योंकि अब मेरे पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, मेरे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? 2। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो डेल्टा टी भी है उस आंसर को एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज आई। अब आई कैसे निकलेगा? आई को हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, बहुत इजी है। नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन, और नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, जो भी आप समझो। अब आप एक चीज समझो, नमक को अगर डिसोसिएट कर दो किसमें कन्वर्ट होता है? तो अगर मैं इसका आई निकालूं तो नंबर ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? 2, और बिफोर डिसोसिएशन कितना था? 1, तो इसका आई कितना आ गया? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड किसमें टूटेगा? 1 एल्यूमिनियम और 3 Cl। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 1 और 3 4। आ रही बात समझ में? तो इसका आई कितना आ गया? नंबर ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन 4, नंबर ऑफ आयन बिफोर डिसोसिएशन 1, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो इस केस में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? समझ में आ रही बात? ऐसा भी हो सकता है कि आपने ले लिया फॉर एग्जांपल CH3 COOH, CH3 COOH, ये किस में कन्वर्ट हो गया? CH3 COOH होल ट्वाइस। कितना? होल ट्वाइस। तो नंबर ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? आफ्टर डिसोसिएशन है, एसोसिएशन 1 है, और नंबर ऑफ आयन बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं? आफ्टर ये रहा, बिफोर ये रहा। तो इसमें प्रेशर आधा हो जाएगा, या इसमें बॉइलिंग पॉइंट आधा हो जाएगा। सीधी सी बात है, एसोसिएट होने पे नंबर ऑफ आयन घट जाते हैं और डिसोसिएट होने पे नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं। आ रही है बात समझ में? तो जब भी नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डिप्रेशन भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। सब चीज बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी, 2 चीज होंगी। और इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, मैंने क्या बोला कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट मेरा आना चाहिए 5,
लेकिन आ कितना रहा है 10। तो 10 और 5 का क्या मतलब है? 10 और 5 का मतलब ये हुआ, 10 और 5 का मतलब ये हुआ कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है जो कैलकुलेटेड है और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है जो गिवन है। आगे बात समझो। तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व अपॉन में कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व अपॉन में कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड वो होगी जो हमने कैलकुलेट की है, कैलकुलेटेड वो होगी जो हमने कैलकुलेट की है, और ऑब्जर्व जो गिवन है, ऑब्जर्व जो गिवन है। बात समझ में आया नहीं आया? ऑब्जर्व जो गिवन है और कैलकुलेटेड जो हमने कैलकुलेट की है। अरे बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल है 2.12 है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 25 ग्राम बेंजीन, सो अ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 1.62। ये गिवन है तो ये होगी ऑब्जर्व। क्या होगी ये? ऑब्जर्व। और अगर हम इसे कैलकुलेट करके देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो कैलकुलेट करने पे, अभी हमने कैलकुलेट की नहीं है लेकिन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यह आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है ना? तो जो अगर ये बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 1.62, दिया हुआ है, दिया हुआ मतलब वो गिवन हो गया। अरे बात समझ गए? अगर आपको कोई भी दे दे तो मतलब समझ जाओ कि वो क्या है, गिवन है या ऑब्जर्व है। जैसे अगले वाले में कह रहा है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0.0205, कितना? 0.0205। तो ये क्या है? ये आपका एक तरीके से गिवन है, और फिर आप क्या करेंगे इसको कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करेंगे तो अलग आएगा और गिवन वाला अलग आएगा। जैसे कैलकुलेट इन्होंने किया है तो यह है 0.0197, 197, 0.0197। मतलब आप ऐसे समझो, जो गिवन है वो है 0.0205 और जो कैलकुलेट करके किया वो है 0.0197। समझ में आ गया? तो अब क्या करना है, ऑब्जर्व अपॉन में कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व कितना है 205 और कैलकुलेटेड कितना है 197। तो एक्चुअली आंसर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो मतलब डिसोसिएशन। आप समझ जाओ, समझ में आया नहीं है? तो ये क्या है? डिसोसिएशन। उसमें लिखा हुआ है डिसोसिएशन, लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है कि वो डिसोसिएशन हो रहा है। कुछ समझे नहीं समझे? तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया, अभी न्यूमेरिकल नहीं करें। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जो वॉन्टो फैक्टर निकालते कैसे हैं, दो तरीके से निकालते हैं। या तो नंबर ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन, कितने डिसोसिएट हो गए बिफोर डिसोसिएशन, पहले कितने थे, अब बाद में कितने हैं और अब कितने हैं, ठीक है? तो मान लो पहले आयंस थे एक के बाद हो गया 4, एक के बाद हो गया 4, तो उसका वॉन्टो फैक्टर आएगा 4। और पहले 2 थे, हो गया 1, तो उसका वॉन्टो फैक्टर आएगा 1/2, 1/2, और इसका आएगा 4/1। 4 है अब, पहले था 1, और इसके हैं 1/2, 1 है अब, पहले थे 2। समझ में आ रहा है? तो वॉन्टो फैक्टर और इसी का, और एक तरीका इसका एक और हो गया कि ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन में कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व जो दी होगी और कैलकुलेटेड जो आप कैलकुलेट करोगे। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो डिसोसिएट हो रहा है और 1 से कम है तो एसोसिएट हो रहा है। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल करो आप, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? एग्जांपल करने में तो टाइम लग जाएगा, इसलिए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक।